तो 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस के लिए कठिन है, डगर पनघटकी वाला यह हाल है। कांग्रेस के लिए 2024 में होने वाला सत्ता का फाइनल कई मायनों में अहम है। 10 साल से केंद्र की सत्ता से बाहर सबसे पुरानी पार्टी इस वक्त अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। उसे पीएम मोदी को चुनौती देना है और हराने की कोशिश करनी है, इसलिए राहुल गांधी सड़कों पर निकले, यात्रा कर रहे हैं। गठबंधन में किया गया इंडिया गठबंधन, लेकिन गठबंधन जो है कई स्तर पर कई राज्यों में बिखर गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस सीट शेयरिंग को लेकर भी छोटे बड़े दलों की मनमानी झेलने को मजबूर है, ताकि मोदी सरकार को हैट्रिक लगाने से रोका जा सके। वहीं बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए अपना पूरा दमखम दिखा रही है। बीजेपी ने 2024 में 400 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए तमाम रणनीतियां भी बनाई जा रही हैं। कांग्रेस की न्याय यात्रा के जवाब में अब बीजेपी रथ यात्रा निकालने जा रही है, जिसकी शुरुआत दिल्ली से होगी और ये रथ यात्रा पूरे देश में निकाली जाएगी। यानी 2024 में न्याय यात्रा वर्सेस रथ यात्रा होगी। इसके लिए कई सवाल भी इससे जुड़े हुए, वो सवाल हम आपके सामने रखते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। यात्रा से निकलेगा क्या जीत का रास्ता, दोनों ही दलों के लिए पूछ रहे, दोनों ही गठबंधनों के लिए ये सवाल बहुत जरूरी है। न्याय यात्रा से मिलेगी जीत की संजीवनी क्या, कांग्रेस जैसा चाह रही है। न्याय यात्रा होगा बीजेपी से मुकाबला, न्याय यात्रा से क्या बीजेपी का मुकाबला करना चाहती कांग्रेस। विपक्ष एकजुट तो बीजेपी क्या खतरा है। उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक अगर बात करना, कि विपक्ष को बिखरते हुए देखा है हमने, बहुत मुश्किल से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हुआ है। 400 पार का नारा, रथ यात्रा से क्या इस पर सहारा मिलेगा। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय हम आपसे करा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ ओपी सिंह साहब जुड़ रहे हैं, समाजवादी भाजपा से हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सैयद मोजिज इमाम भी हमारे साथ मौजूद हैं। ओपी सिंह साहब, पहला सवाल आपसे, ये जो रथ यात्रा है, क्या काउंटर करने के लिए आप लोगों ने ये रथ यात्रा निकाल रहे हैं या फिर ये पहले से प्लान था? नहीं, हर यात्रा का कुंदन जी मकसद होता है। ये बात और है कि किस यात्रा को जनता की तरह समर्थन देती है। अगर हमारी यात्रा निकल रही है कुंदन जी, तो हम ये देश को बताने के लिए निकाल रहे हैं कि जो हमारी 10 साल की सरकार भारत में जो जनता ने चुन करके केंद्र में रखा है, वो हम जनता के लिए क्या किए। हमारी सरकार ने कौन से ऐसे निर्णय लिया जिसमें हर भारतवासी को जो है गर्व हो। लेकिन जो दूसरे लोग यात्रा निकाल रहे हैं, उस यात्रा को जनता का कितना समर्थन। बार बार जैसे हम यात्रा निकालेंगे तो हम बताएंगे 10 साल की हमारी उपलब्धियां क्या है, गरीबों के लिए हमने क्या किया, देश का उत्थान कैसे किया, आज देश कैसे जो है विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था और तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ किस प्रकार से ये देश जो है आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो दूसरे लोग यात्रा निकाल रहे हैं, उनको कितनी गारंटी है, कितना समर्थन है कि ये यात्रा जो है उत्तराखंड, ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी गई थी और उसका परिणाम क्या हुआ। दूसरी बात यह है कि जो यात्रा निकाल रहे हैं उसका मैसेज क्या है, उसकी विश्वसनीयता क्या है। यही न कह रहे हैं राहुल जी कि हम नफरत की दुकान लेकर आए जिसमें मोहब्बत का माल रखे। अरे भाई, मोहब्बत का माल रखे हो तो आप उसका कोई खरीदार भी तो होना चाहिए आपके माल का। और दूसरी बात यह है कि आप जहां पूरे देश को विजन दे रहे हो, वही अमेठी को विजन तो दे नहीं पाए। आप कांग्रेस के चश्मो चिराग हैं। आप कितनी बार 5 साल में आप अमेठी गए और कितनी बार 5 साल में उनकी माता जी रायबरेली गई। दूसरा, कहा यह जाता है कुंदन जी कि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश ने जिस गांधी परिवार को ताजो तख्त दिया, उनके पूरे खानदान को, नेहरू जी से लेकर के राजीव जी तक, आज उसकी किस प्रकार से अपेक्षा है, ठीक है, उपेक्षा है। राहुल जी अमेठी छोड़ के वायनाड जा चुके हैं। सोनिया जी रायबरेली छोड़ करके जो है वो राजस्थान जा चुकी है। अब सवाल तो यह है कि गांधी परिवार का चश्मो चिराग इस पुश्तैनी सीटों पर लड़ेगा कौन। दूसरी बात यह है कि 2014 से लेकर अब तक आप ध्यान से इसको देखिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा। ठीक है सिंह साहब, मैं आता हूं, सिंह साहब मैं दोबारा आता हूं, पहले बाकी मेहमानों का भी रुख कर लेते हैं। संजीव जी हमारे साथ मौजूद। संजीव साहब, इस यात्रा से क्या कोई वाकई में पॉजिटिव संदेश निकलेगा रिजल्ट के तौर पर? आप लोग कहते हैं मोहब्बत की दुकान हमने खोली, लेकिन सिंह साहब कह रहे हैं, ओपी सिंह साहब कह रहे हैं कि भाई इस दुकान में पहुंच कौन रहा है, वोटर दरअसल इस दुकान में जा नहीं रहा है।
देखिए, इस यात्रा से जो बौखलाए वो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो आप देख रहे हैं, स्पष्ट मालूम चल रहा है। ये कौन सी यात्रा निकालेंगे? 2 करोड़ रोजगार देने वाले, जो 45 साल का सबसे बड़ी बेरोजगारी से युवा दंश झेल रहा है, कि पेपर लीक सरकार, उसको दिखाएंगे कि ये जो किसानों की दुगनी आय करने की बात करती थी रथ यात्रा में, उसकी बात करेंगे। ये जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आपने देखा को नाव से लेकर बृजभूषण शरण सिंह तक कैसे बेटियों की रक्षा भारतीय जनता पार्टी ने की, ये आपके सामने मालूम है। चौथी बात कि मणिपुर तक नहीं जाते प्रधानमंत्री जी, संसद में जाकर के मणिपुर के बारे में चर्चा तक नहीं करते। और तो लगता है कि इनकी जो ये रथ यात्रा है, इनकी बौखलाहट, और जनता मैं कह रहा हूं कि अच्छा स्वागत करेगी। आप निकलिए तो सड़क पे, मालूम चलेगा कि कितना स्वागत होगा। और रही बात राहुल गांधी जी की इस यात्रा से लगातार जो मजबूती मिल रही है आपको, सब कुछ सामने है। मुद्दों पर आज युवा आके कह रहा है, लखनऊ की बात हो, चाहे प्रयागराज की बात हो, चाहे वाराणसी की बात हो। और एक चीज और कह दूं, बार बार एक चैनल पे बार ये चलाई जाती है, भाजपा ये चलाते हैं कि राहुल गांधी जी ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को नशेड़ी कहा। अरे आप उठा के देखिए, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में इनके आईटी सेल के पदाधिकारी जो नशे की हालत में प्रतिदिन टहलते थे और बीएचयू आईटी की बेटी का गैंगरेप किया, और वाराणसी पुलिस ने कहा कि प्रतिदिन शराब के नशे में टहलते थे। क्या ऐसा युवा भारतीय जनता पार्टी में यही भविष्य बना रहा है? और एक युवा जो लगातार सड़कों पे पेपर लीक की बात उठा रहा है, उस पर लाठी चल रही है, और इन्हीं के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उत्तर प्रदेश पुलिस पेपर लीक के मामले में, ठीक है संजीव साहब, मैं आता हूं। संजीव साहब मैं आता हूं। तो मेरा ये सुन लीजिए, आज खत्म कर रहा हूं। जल्दी इसलिए कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो जुमला था, अब वो गारंटी में बदल रहा है, और ये गारंटी का मुंह तोड़ जवाब जनता सड़कों पे देगी। ये रथ यात्रा निकाले, और इनकी रथ यात्रा शांतिपूर्ण नहीं होती कुंदन भाई, ये रथ यात्रा हमेशा हिंसा और खून से किए हैं, इसका आसरा न लेंगे, इसका सहारा न लेंगे, मैं यही कहूंगा। चलिए वो तो देखेंगे। धर्मेंद्र यादव साहब, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, जिन बातों का जिक्र कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, उन बातों का जिक्र अभी जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, लगभग इन्हीं बातों का जिक्र किया गया, लगभग ऐसे मुद्दे उठाए गए, लेकिन जनता ने ऐसा लगा कि बीजेपी के फेवर में है। तो क्या उन्हीं मुद्दों के सारे 18वीं लोकसभा में भी, क्या आप लोगों को लगता है कि इस यात्रा के जरिए कामयाबी मिल जाएगी? कुंदन जी, जो पिछले 5 विधानसभा के चुनाव थे, उस चुनाव में अगर वोटों के हिसाब से आप देखोगे तो जनादेश विपक्षी पार्टी को मिला हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी, ये बात अलग है कि सीटें ज्यादा जीती है, लेकिन आप इस बात को भी नहीं भूल सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से लोकतंत्र में वोट की लूट करके काम करने का काम करती है, चंडीगढ़ उसका उदाहरण है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब उनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गाल पे थप्पड़ मारा, तो भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आई कि हम लोकतंत्र की लूट कर रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ये बात उत्तर प्रदेश और देश की जनता पूरी जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी क्या क्या हथकंडे अपना सकती है। भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि जुमले को हम गारंटी बताएंगे तो इस देश की जनता इस बात को मान जाएगी। अब जनता नहीं मानने वाली है। आपने चंडीगढ़ का मामला देखा ही है। उसके बाद अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे, प्रवक्ता कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को ये रथ यात्रा निकाल रही है। भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि मैं बताता हूं क्या क्या है। भारतीय जनता पार्टी की पहली उपलब्धि ये है, 3 काले कानून लेकर आई, और उस काले कानून को छुपाने के लिए अब रथ यात्रा कर रही है। फिर उसके बाद उस गारंटी की बात कर रही है। अरे भाई, 2 करोड़ रोजगार देने की गारंटी भारतीय जनता पार्टी ने किया था। किसानों की आय 2 गुनी करने की गारंटी भारतीय जनता पार्टी ने किया था। उस गारंटी का क्या वो जुमला है, गारंटी है। और उस आंदोलन में 13 महीने तक किसान अपनी मांग को लेकर बैठे रहे, लेकिन मोदी जी के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मोदी जी इतने अहंकारी हैं कि वो सोचते हम बात ही नहीं करेंगे किसानों से। बस 2 पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का क्या जिद है उनका, ये तो भगवान ही बताएंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बताएंगे कि 1000 किसानों की शहादत हो गई, और 1000 किसानों की शहादत पे इस देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक भी नहीं शब्द फूटा कि हम देश के अन्नदाताओं को कम से कम कह दे गलती हमारी है, हम माफी मांगते हैं और दोबारा भविष्य में ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन किसानों की बात मैंने करी। उसके अलावा रोजगार देने की बात है। 20 करोड़ रोजगार का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था, जुमले की तरह किया था। अब उसे गारंटी बताएगी रथ यात्रा के माध्यम से। इस देश का युवा इस बात को जानता है। उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद जितने भी परीक्षा हुए हैं, सारे पेपर लीक हुए हैं। आप जितनी परीक्षाओं का नाम जानते होंगे, चाहे वो ट्यूबवेल ऑपरेटर की परीक्षा हो, चाहे वो एसआई की भर्ती की परीक्षा हो। नहीं प्रोफेसर धर्मेंद्र, दरअसल समाजवादी पार्टी के शासनकाल में भी बहुत सारे घोटाले हुए, चाहे बीईटी की परीक्षा परीक्षा घोटाले तब भी होते थे, अभी भी हुए, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, मैं लौटता हूँ। सैयद मोजिब इमाम जी, हमें बताइए,
कि ये जो जिन बातों का, जिन मुद्दों का जिक्र हो रहा है, क्या इन मुद्दों का जिक्र पहले के विधानसभा चुनावों में हुआ नहीं है क्या? और उसका इंपैक्ट इतना लगता है कि लोकसभा चुनाव में उसका इंपैक्ट हो जाएगा कि विपक्ष को वोट ज्यादा मिल जाएंगे बीजेपी से, या फिर आपको लगता है कि ये काउंटर करने के लिए ये रथ यात्रा निकाली जा रही बीजेपी की तरफ से भी? देखिए, कोई भी यात्रा निकालते ही कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमेशा उसके कार्डर, उसके सपोर्टर्स के बीच में होता है। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी निकाल रही है तो उनका कार्डर और उनका वर्कर गैल्वनाइज हुआ है। बीजेपी शुरू कर रही है तो बीजेपी का कार्डर और बीजेपी के वर्कर गैल्वनाइज होंगे, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों तरफ होता है। और जहां तक चुनाव नतीजों की बात है, उसको अभी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बात जरूर है कि जो अखिलेश और राहुल गांधी साथ आए हैं, वो बीजेपी का जो अश्वमेध घोड़ा दौड़ रहा था उसको रोकेंगे जरूर कहीं ना कहीं, लेकिन पूरी तरह से रोक पाएंगे, रुकावट डाल पाएंगे खाली, बस इतना ही ज्यादा है। बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा ऐसी संभावना अभी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद थोड़ा माहौल यूपी में बदला है, और खास करके बीजेपी के प्रति रुझान लोगों का और बढ़ा है, और जो हिंदुत्व की राजनीति है बीजेपी में, उससे बीजेपी को फायदा हुआ। लेकिन दोनों के साथ आने से ये जरूर है कि बीजेपी को जो अभी तक एकदम रन थ्रू मिल रहा था, वो जरूर कहीं ना कहीं रुकेगा। तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पे वोटर्स का प्रतिशत या समीकरण ऐसे बनेंगे जहाँ पे समाजवादी और पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवारों को रोक सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी एकदम पूरा सफाया हो जाएगा या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन एकदम से आ जाएगा, ऐसी संभावना नहीं है। लेकिन यह है कि हाँ, थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट अभी आया है और इस गठबंधन के अनाउंसमेंट से। लेकिन अब परसों राज्यसभा के चुनाव है तो 27 तारीख को, उसमें दिखेगा कि दोनों पार्टियों में कितना बढ़िया तालमेल है, अगर उसमें समाजवादी पार्टी के तीनों प्रत्याशी जीतते हैं। बिल्कुल, तब चुनावी मैनेजमेंट दरअसल वो कहलाता है कि आप तीसरे प्रत्याशी के लिए जो एक या वोट की कमी पड़ रही है, एक या दो वोट की कमी पड़ रही है, उसे अगर आप मैनेज कर लेते हैं तो चुनावी मैनेजमेंट इसे कहते हैं। ओपी सिंह साहब, ये उत्तर प्रदेश में भाई मोजी इमाम साहब कह रहे हैं कि भाई राम मंदिर के बाद माहौल बदला है। मैं ये जानना चाहता हूं, ये दो लड़के तो पहले भी साथ में आ चुके हैं, लेकिन कोई इंपैक्ट वैसा नहीं रहा। इस बार कोई इंपैक्ट की गुंजाइश बीजेपी के नजरिए से मैं समझना चाहता हूं। देखिए कुंदन जी, ये पूरी देश दुनिया जानती है कि परिवारवादी वंशवादी व्यवस्था के कारण, विरासत के कारण सियासत में आए ये दोनों लड़के कोई पहली बार तो मैदान में उतरे नहीं। ये तो 2017 में एक साथ मिल करके और चुनाव में हार का मजा अच्छी तरह से ये चीख चुके हैं। इनको जनता जो है हार का मजा जो है चखा चुकी है। अब ये आते हैं तो मान लीजिए कि जो लोग ये कहते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतेंगे, तो उसके पीछे कोई लॉजिक होगी ना। हम 2019 में 64 सीट जीते, 2014 में 73 जीते। लेकिन आप ये बताइए कि 80 में एक सीट वाला अगर ये कहता है कि हम 80 की 80 जीतेंगे, या 80 में 3 सीट वाला कहता है कि हम 80 में, ये गले से नीचे उतरती है। दूसरी बात, आप कौन से ऐसे मुद्दे लेकर के, कौन से जनता के साथ आपने ऐसा काम किया है जिससे आपका ग्राफ बढ़ेगा? हमारा तो ग्राफ बढ़ रहा है। नहीं, वो कहते हैं मोहब्बत की बात हम कर रहे हैं, भाई से भाई को मिलाना है। राहुल गांधी कहते हैं भाई से भाई को मिलाना है, गले लगाना है। आप लोग नफरत की बात करते हैं क्या? जी जी जी, इधर भाई से भाई गले मिल रहे हैं, उधर मोदी और योगी के समर्थक, उनके मतदाता आपस में गले मिल। दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क इसलिए है कि ये स्वार्थ की नींव पर गले मिल रहे हैं। जब 17 में मिले थे तो आप बताइए कुंदन जी, मतगणना जैसे समाप्त हुई वैसे दोनों ने एक दूसरे के ऊपर हाथ लगाया। और आप मजे की बात ये देखिए कि स्वार्थ में आदमी अंधा कैसे हो जाता है कि आज गले से, कुंदन जी गले से गले मिल रहे हो, लेकिन आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में क्या बोल गए अखिलेश यादव। मध्य प्रदेश में कहा कि ये कांग्रेस जो है मक्कार पार्टी है, झूठी पार्टी है, ये धोखा देने वाली पार्टी है, इसको वोट मत देना। 2 महीने बाद कहते हैं कि हम गले मिले। तो क्या वो जनता इन सब चीजों को भूल चुकी है? दूसरी बात, हम अगर जनता की अदालत में जाते हैं या कोई भी पार्टी जनता की अदालत में जाती है तो जनता उसको विकास की कसौटी पर, कुंदन जी जो है, उसको कसती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकार रही, 32-34 साल कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में रही।
जहां हम 7 साल की उपलब्धियां बता रहे हैं ना जनता के बीच में, तो कम से कम इनको भी बताना चाहिए कि 4 बार हमारी सरकार थी, हमने गुंडों और माफियाओं को किस प्रकार से पसरे दिया कि यहाँ के व्यापारी यहाँ से छोड़ करके उत्तर प्रदेश भाग रहे थे, और आज ऐसी स्थिति है कि देश दुनिया के निवेशक, पूंजीपति, उद्योगपति वो उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए जो है वो आतुर है। ठीक है, हमने जो है उत्तर प्रदेश के 5 जिलों ठीक, ओपी सिंह साहब मैं आता हूं। प्रोफेसर यादव हमारे साथ मौजूद है। जिले को बिजली दिया। प्रोफेसर यादव कुछ कहना भी चाह रहे हैं, लगता है फ्रेम चला गया है, अगर कनेक्ट होते तो मैं उनसे सवाल लेता हूं। आगे कुंदन जी, हाँ प्रोफेसर यादव आ गए, स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि भाई ये जो दूरियां बीच बीच में सामने आती रही हैं, चिरकुट जैसी बातें कही गई, बहुत सारी बातें कही गई मध्य प्रदेश और कई राज्यों के चुनाव जब हुए, वो कड़वाहट जो है अभी हाल के दिनों में देखने को मिली, यहां तक आ गया कि भाई कार्यकर्ता नहीं जाएंगे जब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो जाता है। तो ये सब कुछ स्वार्थ के लिए किया जा रहा है क्या, जैसा कि ओपी सिंह साहब कह रहे हैं? कुंदन जी, ओपी सिंह साहब अपने गिरेबान में अगर झांक कर देखें, चौधरी जैन जी को जिस तरह से योगी सरकार की पुलिस ने योगी के इशारे पर लाठियां भाजी हैं, उन लाठियों की गूंज आज भी पूरे देश के उन किसानों के जहन में गूंज रही है। जो जैन चौधरी को मानने वाले जो किसान लोग हैं, उनके जहन में लाठियां गूंजती हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्या बात करेगी? भारतीय जनता पार्टी ने कैसी बात करी है, किसके लिए क्या किया है, वो बताए भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के साथ किसान है क्या, मुझे बता दीजिए। भारतीय जनता के पास इस देश की बेटी। चलिए, प्रोफेसर धर्मेंद्र से लगता है कि आप संपर्क टूट गया, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस, चलिए प्रोफेसर जी साहब आ गए, आप कहिए। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी ने बेटियों के साथ जो किया है कौन नहीं जानता, मुझे बताइए। मणिपुर में बेटियां थी, बेटियों को निर्वस्त्र किया गया। अगर आपको जानकारी हो, इस मानव इतिहास में एक बार निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया था इस सृष्टि पर, तब जाकर के महाभारत हुआ था। और किस तरह से जो कौरव थे बुरी तरह से पीटे गए थे, मारे गए थे। आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर बेटियां निर्वस्त्र हो रही हैं, ये लड़ाई तो बहुत दिलचस्प है, कौरव कौन है, पांडव कौन है, इस पर तो डिबेट अलग से हो सकती है। ओपी सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? सिंह साहब जल्दी से। 24 में देखिए कुंदन जी, ये जो कांग्रेस के लोग और ये समाजवादी पार्टी के लोग ये बार बार जो किसानों के बारे में बात करते हैं कि किसान के साथ ये हुआ, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर किसान के प्रति इनकी इतनी हमदर्दी है तो 2014 से जो 70% किसान गांव में रहता है, उसका 50 से 60% भारतीय जनता पार्टी को क्यों मिल रही है? किसान किसके साथ है? इनके साथ है कि हमारे साथ है? आज ये चीज बताइए, किसानों के मामले में क्यों मैं एक उदाहरण कुंदन जी देना चाहता हूँ, केवल एक उदाहरण। इनका बड़ा टेप रिकॉर्डर बंद करिए, इसमें एक उदाहरण ये करके धर्मेंद्र यादव साहब सुन लेते हो। ओपी सिंह साहब दोबारा मैं आपको मौका दूंगा, यादव साहब, ठीक है, जल्दी से बात करते हैं। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं। ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान का चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम किसानों को 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि देते हैं, हम लगातार दे रहे हैं, देते रहेंगे। वही राहुल गांधी ने कहा कि मैं 72,000 रुपया प्रत्येक वर्ष किसानों को दूंगा। आप बताइए जनता ने किसके ऊपर विश्वास किया? 6,000 रुपए वाले पर विश्वास किया कि 72,000 रुपए वाले पर विश्वास किया? आप बताइए। दूसरी बात यह है कि किसानों की जिस प्रकार से हमारी प्रदेश, ठीक है सिंह साहब मैं आता हूं। सिंह साहब मैं दोबारा लौटता हूं आपके पास। संजीव जी हमारे साथ मौजूद। संजीव साहब, क्रेडिबिलिटी का बड़ा सवाल है, कौन क्रेडिबल है? और क्रेडिबिलिटी को लेकर के प्रधानमंत्री भी बार बार कहते रहते हैं कि भाई ये मोदी गारंटी है। आप जो ओपी सिंह साहब कह रहे हैं कि भाई आपने बहुत ज्यादा लोक लुभावने वादे किए थे लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया। किसानों की बात हो रही है तो भाई किसान आंदोलन के बाद जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए और लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी को फिर से मिल गई। तो किसान आपके साथ हैं, कैसे हैं? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में देखेंगे सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला व्यक्ति वो प्रधानमंत्री के रूप में थे। किसानों के आंदोलन के पहले आपको याद होगा कि वो करीब गुरु पूर्णिमा के दिन क्या कह के कहते कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, और 26 महीने किसान इंतजार करता रहा कुंदन भाई, और कहा था कि हम एमएसपी का लीगल कानून बना के देंगे। आज किसान सड़कों पे आ गया और उसके ऊपर पैलेट गन चलाई जा रही है। 3 किसान मर गए और अभी कह रहे हैं कि किसानों को। दूसरी बात कहा राहुल गांधी के 72,000 रुपए की बात, उसका भी सच बता दूं, आज किसान सम्मान निधि में 60 लाख किसानों का नाम उत्तर प्रदेश से काट के निकाल दिया गया।
केवल एक चीज कहना चाहता हूं सिंह जी, अगर किसानों के दर्द को समझते नहीं, जो हो, पात्र हैं उन्हें तो रखा गया है ना, अपात्रों को निकाला गया है। सुन तो लीजिए ये कितने बड़े कुपात्र हैं भाजपा के लोग कि 50 किलो के यूरिया का कट्टा 5 किलो निकाल दिया और दाम उतने रख दिया। ये वो लोग हैं 13% से लेकर ट्रैक्टर खरीदने तक 28% की जीएसटी हिंदुस्तान की पहली सरकार है ये लेती है, और ये किसानों के साथ है। ठीक है संजय साहब, मैं आता हूं। मुझे कहा जा रहा है एक छोटे से ब्रेक ले रुकना है। ब्रेक पर रुकने से पहले हम आपको बता दें कि छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो किन मुद्दों का जिक्र दोनों ही यात्राओं में किया जा रहा है इसका भी जिक्र करेंगे और उस पर बातचीत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।